जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा। द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़े दो बेहद महत्वपूर्ण कानूनों पर विचार विमर्श करेंगे। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, जिसे हम सब पैसा के नाम से जानते हैं, और झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 यानी JPRA। हाँ बिल्कुल, और ये कानून झारखंड के आदिवासी समुदायों के लिए तो बहुत ही निर्णायक महत्व रखते हैं। पैसा, जैसा कि हम जानते हैं, एक केंद्रीय अधिनियम है और इसका उद्देश्य था कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को केंद्र में रखा जाए, उन्हें स्वशासन का अधिकार मिले, उनकी सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित हो और हाँ, उनके प्राकृतिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण स्थापित हो। बिल्कुल। और फिर झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 आया। इसे राज्य स्तर पर जो 73वां संविधान संशोधन था, उसके हिसाब से एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए बनाया गया था, और कम से कम कागजों पर तो यही था कि पैसा के प्रावधानों को झारखंड के संदर्भ में कार्यान्वित किया जाए। और देखिए, यहीं से हमारी आज की बहस का जो मूल प्रश्न है वो सामने आता है। क्या JPRA 2001, क्या ये वाकई पैसा 1996 की जो मूल भावना थी और जो उसके खास प्रावधान थे जिनका लक्ष्य आदिवासी स्वर शासन को मजबूत करना था, क्या उन्हें झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारता है? या फिर जैसा कि एक दूसरा नजरिया है, क्या JPRA अनजाने में या शायद जानबूझकर पैसा ने जो स्वशासन का दायरा दिया था, जो अधिकार दिए थे, उन्हें सीमित कर देता है? तो आज हमारी ये चर्चा इन दोनों एक्ट्स के प्रावधानों के एक तुलनात्मक विश्लेषण पर, और जो भी दस्तावेज और रिपोर्ट्स उपलब्ध हैं झारखंड में इनके कार्यान्वयन को लेकर, उन पर आधारित होगी। मेरा पक्ष ये रहेगा कि JPRA, हाँ, इसमें चुनौतियां हैं, पर तमाम चुनौतियों के बावजूद झारखंड की जो विशिष्ट परिस्थितियां हैं, उनमें 73rd संशोधन और पैसा के सिद्धांतों को लागू करने के लिए एक जरूरी और कह सकते हैं व्यावहारिक ढांचा देता है। और मेरा तर्क इसकी ठीक उलट होगा। मैं ये साबित करने का प्रयास करूंगा कि JPRA पैसा की जो असल आत्मा है, खासकर ग्राम सभा की स्वायत्ता और उसके अधिकारों के मामले में, उसे गंभीर रूप से कमजोर करता है। ये अधिनियम आदिवासी समुदायों को उस स्तर का वास्तविक स्वशासन देने में जिसकी कल्पना पैसा ने की थी, कहीं न कहीं विफल रहा है। तो चलिए अपने पक्ष को थोड़ा विस्तार से रखती हूँ। मेरा मानना है कि JPRA को एकदम से खारिज कर देना वो सही नहीं होगा। इसने झारखंड में स्थानीय शासन की एक औपचारिक संरचना तो दी है। पहली बात, ये 73वें संशोधन के अनुसार, जैसा मैंने कहा, त्रिस्तरीय प्रणाली, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन करता है। किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए ऐसी संरचना आधारभूत होती है ना। दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, JPRA सभी स्तरों पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। ये समावेशी शासन की दिशा में एक, आप कह सकती हैं, अनिवार्य कदम है, जिससे हाशिए पर रहे समुदायों को भी प्रतिनिधित्व मिलता है। हाँ, प्रतिनिधित्व और आरक्षण, उसकी महत्ता पर तो कोई सवाल ही नहीं है, वो निस्संदेह महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह प्रतिनिधित्व वास्तविक शक्तियों के साथ आता है? हाँ, मैं उसी पर आ रही थी। JPRA सिर्फ संरचना और आरक्षण तक ही सीमित नहीं है। ये पैसा के प्रावधानों को राज्य के कानूनी ढांचे में एक तरह से समाहित करने का एक प्रयास भी करता है। उदाहरण के लिए, JPRA की धारा 10.1A को अगर देखें, जो ग्राम सभा के कार्यों से संबंधित है, तो ये ग्राम सभा को स्थानीय विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने, लाभार्थियों के चयन में भाग लेने जैसे काम सौंपती है। इसके अलावा अधिनियम कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में पंचायतों को शक्तियां और उत्तरदायित्व भी देता है। तो संक्षेप में कहूं तो JPRA राज्य के भीतर, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र भी शामिल हैं, एक सुसंगत पंचायती राज प्रणाली बनाने का प्रयास करता है, जो पैसा के लक्ष्यों को जमीन पर उतारने का एक माध्यम बन सके। मैं समझ रहा हूं कि आप एक औपचारिक संरचना और कानूनी निरंतरता की जरूरत पर जोर दे रहे हैं, लेकिन मेरा नजरिया इससे काफी अलग है।
खासकर जब हम पीसा की मूल भावना को देखते हैं। मेरा सबसे बुनियादी तर्क ये है कि जेपीआरए उसी नींव को हिला देता है जिस पर पीसा खड़ा था, यानी ग्राम सभा की केंद्रीयता और उसकी स्वायत्ता। आप पीसा की धारा 4E और 4F को याद कीजिए। वे साफ तौर पर ग्राम सभा को स्थानीय योजनाओं को मंजूरी देने, लाभार्थियों का चयन करने और फंड उपयोग का प्रमाणीकरण करने की एक निर्णायक शक्ति देती हैं। लेकिन जब हम जेपीआरए की धारा 10.1A को देखते हैं तो ये इन शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और जारी किए गए आदेशों के अधीन कर देती है। इसका सीधा मतलब है, समझिए कि ग्राम सभा की स्वायत्ता खत्म हो जाती है और वो राज्य मशीनरी का एक तरह से विस्तारित अंग बनकर रह जाती है। लेकिन क्या व्यावहारिक कार्यान्वयन के लिए राज्य के नियमों और जो पूरा प्रशासनिक ढांचा है उसके साथ एक तरह का समन्वय आवश्यक नहीं है? मतलब पूरी तरह से स्वायत्त ग्राम सभाएं बिना किसी राज्य स्तरीय समन्वय के कैसे काम कर पाएंगी? देखिए, समन्वय और नियंत्रण में बहुत बड़ा फर्क है। पेसा ने समन्वय के ने स्वायत्तता की बात की थी, और बात सिर्फ योजनाओं की मंजूरी तक ही सीमित नहीं है। पेसा ने ग्राम सभा को कई विशिष्ट और बहुत महत्वपूर्ण अधिकार दिए थे, जिन्हें जेपीआरए ने या तो नजरअंदाज कर दिया है या फिर बहुत हल्का कर दिया है। मिसाल के तौर पर पेसा की धारा 4MII साफ तौर पर ग्राम सभा को लघु वन उपज MFP का स्वामित्व देती है। ये सिर्फ प्रबंधन या संग्रह का अधिकार नहीं, बल्कि मालिकाना हक है, ओनरशिप। लेकिन जेपीआरए की धारा 75A8 में आप देखें तो केवल MFP के प्रबंधन और विपणन का जिक्र है, स्वामित्व का नहीं। और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। स्वामित्व का मतलब है निर्णय लेने की शक्ति, लाभ पर अधिकार। प्रबंधन का मतलब तो अक्सर सिर्फ मजदूरी पाना या राज्य के निर्देशों का पालन करना रह जाता है, जो पेसा की सामुदायिक सशक्तिकरण की भावना के बिल्कुल विपरीत है। हाँ, मैं मानती हूँ कि स्वामित्व और प्रबंधन के बीच कानूनी और व्यवहारिक अंतर है। ये बात सही है। और भी देखिए, पेसा की धारा 4MII ग्राम सभा को अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अवैध हस्तांतरण को रोकने की शक्ति देती है। ये आदिवासी भूमि की सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण प्रावधान था। जेपीआरए में ये शक्ति ग्राम सभा के पास नहीं है। हाँ ठीक है, जिला परिषद को भूमि पुनर्स्थापना का अधिकार दिया गया है, धारा 77(1)(XIII), लेकिन ये ग्राम सभा की जो निवारक शक्ति थी उसका विकल्प कैसे हो सकता है? इसी तरह पेसा की धारा 4I, 4K और 4L खनन पट्टों और लाइसेंसों के लिए ग्राम सभा के अनिवार्य परामर्श, मैंडेटरी कंसल्टेशन का प्रावधान करती हैं। अब झारखंड जैसा खनिज संपन्न राज्य, उसके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है ये बताने की जरूरत ही नहीं। लेकिन जेपीआरए में इस अनिवार्य परामर्श का लगभग कोई उल्लेख ही नहीं मिलता। ये तो सीधे तौर पर आदिवासी हितों की अनदेखी है। आपने ग्राम सभा की शक्तियों और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण के संबंध में वाकई महत्वपूर्ण अंतरों को रेखांकित किया है। पेसा निश्चित रूप से ग्राम सभा को सक्षम बनाने और उसे वास्तविक अधिकार देने की बात करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमें जेपीआरए के इरादे को भी शायद समझना होगा। धारा 10 के तहत ग्राम सभा को जो भूमिकाएं दी गई हैं, जैसे योजनाओं की निगरानी, लाभार्थी चयन, क्या ये जमीनी स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक हैं? शायद नहीं। जहां तक पूर्ण स्वायत्तता के प्रश्न है, जो आप कह रहे हैं, क्या ये राज्य की समग्र शासन प्रणाली, जिसमें जवाबदेही और समन्वय की भी जरूरत होती है, में व्यावहारिक रूप से संभव है? जेपीआरए शक्तियों का वर्गीकरण करता है, सामान्य और विशेष, और राज्य सरकार को जरूरत के हिसाब से शक्तियां सौंपने या वापस लेने का अधिकार भी देता है। धारा 10(75)C तो हो सकता है यह राज्य को बदलती परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करने का कुछ लचीलापन देता हो। जिसे आप लचीलापन कह रही हैं, मैं उसे राज्य का अत्यधिक और पेसा की भावना के विपरीत नियंत्रण कहूंगा। पेसा की जो योग्यता और मंजूरी की शक्ति थी, उसको जेपीआरए द्वारा राज्य के आदेशों के अधीन करके सिर्फ चयन, निगरानी या महज सिफारिश तक सीमित कर देना, ये ग्राम सभा को सशक्तिकरण नहीं देता, बल्कि पराधीनता देता है। और अनिवार्य परामर्श का अभाव, खासकर भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास या बड़ी विकास परियोजनाओं के संदर्भ में, ये तो ग्राम सभा को उन निर्णयों से ही बाहर कर देता है जो उनके जीवन और पर्यावरण को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। ये पेसा के मूल उद्देश्य के ही खिलाफ है।
इससे ग्राम सभा एक शक्तिशाली स्वशासित इकाई बनने के बजाय राज्य की योजनाओं को लागू करने वाली एक एजेंसी मात्र बनकर रह जाती है। और इसका असर सिर्फ प्रशासनिक नहीं है, बल्कि समुदाय के मनोबल और स्वशासन की उनकी जो क्षमता है उस पर भी पड़ता है। चलिए प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन वाले मुद्दे पर लौटते हैं। आपने लघु वन उपज MFP पर स्वामित्व बनाम प्रबंधन का महत्वपूर्ण बिंदु उठाया। PSA की धारा 4M2 में स्वामित्व शब्द का प्रयोग है, ये तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल सही है। वहीं JPRA की धारा 75.88 और अन्य संबंधित प्रावधान, जैसा आपने कहा, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के माध्यम से MFP के प्रबंधन, संग्रह और विपणन की व्यवस्था करते हैं। ये सच है कि ये स्पष्ट रूप से स्वामित्व नहीं है, लेकिन क्या ये तर्क दिया जा सकता है कि संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए, शायद वैल्यू एडिशन के लिए और बड़े बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वित त्रिस्तरीय व्यवस्था ज्यादा प्रभावी हो सकती है, बजाय इसके कि हर ग्राम सभा पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम करे? मैं इस तर्क से बिल्कुल सहमत नहीं हो सकता। बेहतर प्रबंधन और समन्वय के नाम पर समुदाय के मालिकाना हक को ही छीन लेना, ये तो पेशा के विकेंद्रीकरण और सामुदायिक अधिकारिता के सिद्धांत का खुला उल्लंघन है। पेशा का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं था कि संसाधनों का प्रबंधन हो, बल्कि ये था कि प्रबंधन का नियंत्रण और उसका लाभ समुदाय के हाथ में हो। स्वामित्व के बिना समुदाय हमेशा बाहरी एजेंसियों या फिर उच्च पंचायत स्तरों पर निर्भर रहेगा। और इसी तर्क का विस्तार हम लघु जल निकायों के प्रबंधन पर भी देख सकते हैं। पेशा की धारा 4J इनका प्रबंधन ग्राम सभा को सौंपती है, लेकिन JPRA में हम क्या पाते हैं? जलाशयों का प्रबंधन उच्च स्तरों, पंचायत समिति या जिला परिषद को दे दिया गया है। धारा 76B1 ये पेशा के इस सिद्धांत धारा 4N का स्पष्ट उल्लंघन है कि उच्च पंचायत स्तर निचली इकाइयों, विशेषकर ग्राम सभा की शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करेंगे। ये तो शक्तियों के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखा रहा है, न कि विकेंद्रीकरण की। मैं स्वीकार करती हूँ कि पेशा के प्रावधानों और JPRA की व्यवस्थाओं में अंतर स्पष्ट हैं, काफी स्पष्ट हैं। खनन परामर्श का मुद्दा भी, जैसा आपने कहा, अत्यंत गंभीर है, खासकर झारखंड के संदर्भ में। जहां तक भूमि पुनर्स्थापना के अधिकार का जिला परिषद को दिए जाने, धारा 77A(3)(I) का प्रश्न है। संभव है कि इसके पीछे मंशा प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की हो या राज्य स्तर पर जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करना हो। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि राज्य में पहले से ही कई महत्वपूर्ण कानून लागू हैं, जैसे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट CNT एक्ट 1908 और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट SPT एक्ट। तो JPRA को इन मौजूदा कानूनों के साथ भी एक तरह का सामंजस्य स्थापित करना था। JPRA की धारा 10 और 75C स्पष्ट रूप से कहती भी हैं कि पंचायतों की शक्तियां राज्य के अन्य प्रासंगिक कानूनों के अधीन होंगी। तो ये कानूनी निरंतरता और विरोधाभासों से बचने के लिए शायद जरूरी समझा गया हो। हाँ, पर यहीं पर कानूनी प्राथमिकता और कार्यान्वयन का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आता है। पेशा स्वयं अपनी धारा 4A में ये अनिवार्य करता है कि राज्य के सभी पंचायत संबंधी कानून पेशा के प्रावधानों के अनुरूप होंगे, इन कॉन्सोनेंस। इसका सीधा अर्थ यह है कि पेशा को सर्वोच्चता मिलनी चाहिए थी, न कि मौजूदा राज्य कानूनों या बाद में बने JPRA को। पेशा लागू होने के 1 साल के भीतर राज्य के पंचायत कानूनों में जरूरी संशोधन किए जाने थे, लेकिन झारखंड में हुआ क्या? सालों तक पेशा को लागू करने के लिए आवश्यक नियम ही नहीं बनाए गए। और जब अंततः 2022 या कहें 2025 में ड्राफ्ट नियम सामने आए, तो वे स्पष्ट रूप से JPRA की धारा 121 पर आधारित थे, जो राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देता है। नतीजा क्या हुआ? नियमों ने JPRA को आधार बनाया और पेशा को गौण कर दिया, उसको सेकेंडरी बना दिया। ये तो पेशा की संवैधानिक स्थिति का खुला उल्लंघन है, और यही कारण है कि हमें बार बार झारखंड उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप देखने को मिलता है, जैसे कि हाल ही में रेत घाटों के आवंटन पर रोक लगाना, क्योंकि वे PSA प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे थे। ये साफ दिखाता है कि कार्यान्वयन में PSA की मूल भावना को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। ये सच है कि JPRA को राज्य विधानमंडल ने पारित किया है और वर्तमान में, जैसा आपने कहा, ये राज्य में पंचायती राज का कानूनी आधार है। इसलिए पैसा के प्रावधानों को JPRA के ढांचे के भीतर लागू करना एक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण से शायद राज्य सरकार को तार्किक लगा हो।
मैं पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ कि पैसा नियमों को बनाने और अधिसूचित करने में अत्यधिक देरी हुई है और कार्यान्वयन में गंभीर कमियां रही हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ये भी आवश्यक है कि जो नियम बने वो पैसा की मूल भावना के 100% अनुरूप हों। लेकिन क्या इन कार्यान्वयन की विफलताओं का अर्थ ये है कि जेपीआरए अधिनियम स्वयं ही पैसा का विरोधी है? मेरा मानना है कि कमियों को दूर करने की जरूरत है, नियमों को सही करने और राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ पैसा को लागू करने की जरूरत है, न कि पूरे जेपीआरए ढांचे को ही नकार देने की। लेकिन जब ढांचा ही ऐसा बनाया गया हो जो पैसा की नींव को कमजोर करता हो, तो केवल नियमों में सुधार से बात कैसे बनेगी? एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर हमने अभी तक विस्तार से बात नहीं की है, पारंपरिक स्वशासन प्रणालियां। देखिए, पैसा की धारा 4D बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि ग्राम सभा अनुसूचित क्षेत्रों में लोगों की परंपराओं, रीति रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक संसाधनों का संरक्षण करेगी और विवाद समाधान के पारंपरिक तरीकों का उपयोग करेगी। ये पारंपरिक नेतृत्व का, जैसे मांझी, मुंडा, मानकी आदि, उनका सम्मान करने की बात करता है। लेकिन जेपीआरए द्वारा स्थापित ये जो निर्वाचित पंचायत व्यवस्था है, जिसमें अक्सर गैर आदिवासी पृष्ठभूमि के लोग भी मुखिया बन जाते हैं, खासकर 2003 के संशोधन के बाद, और पारंपरिक ग्राम सभाओं में सरकारी पंचायत सचिवों की नियुक्ति, क्या ये सीधे तौर पर इन पारंपरिक संरचनाओं को कमजोर और प्रतिस्थापित नहीं करती? ये पैसा द्वारा पारंपरिक व्यवस्थाओं को मान्यता और सम्मान देने की जो भावना थी, उसके बिल्कुल विपरीत है। मैं समझती हूँ कि पारंपरिक और आधुनिक शासन प्रणालियों के बीच ये जो तनाव है, ये एक वास्तविक मुद्दा है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि जेपीआरए संवैधानिक 73वें संशोधन के तहत एक आधुनिक, लोकतांत्रिक और निर्वाचित व्यवस्था स्थापित करता है। इसमें सभी वर्गों के लिए, जैसा हमने पहले चर्चा की, आरक्षण का प्रावधान है, जो आज के लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसका उद्देश्य शायद पारंपरिक प्रणालियों को पूरी तरह खत्म करना नहीं, बल्कि उन्हें एक मानकीकृत संवैधानिक ढांचे के भीतर लाना हो। जेपीआरए की धारा 10.5I में रीति रिवाजों के संरक्षण का उल्लेख है भी, हालांकि ये शर्त लगाई गई है कि वे संविधान या अन्य कानूनों के विरुद्ध न हो। तो क्या इसे पारंपरिक और आधुनिक के बीच एक संतुलन बनाने के प्रयास के रूप में नहीं देखा जा सकता, ताकि लोकतांत्रिक भागीदारी भी सुनिश्चित हो और सांस्कृतिक परंपराओं का भी, जहां तक संभव हो, सम्मान हो? ये संतुलन व्यवहार में अक्सर पारंपरिक व्यवस्थाओं के हाशिए पर जाने का ही कारण बनता है। जब निर्वाचित मुखिया और सरकारी सचिव पारंपरिक नेताओं की भूमिका और उनके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं, तो कागजी तौर पर दिया गया सम्मान अर्थहीन हो जाता है। वास्तविक शक्ति निर्वाचित निकायों और राज्य मशीनरी के पास केंद्रित हो जाती है, जिससे पैसा का पारंपरिक संस्थाओं को सशक्त करने का जो उद्देश्य था, वो विफल हो जाता है। तो इस विचार विमर्श के समापन पर मैं अपनी बात को संक्षेप में रखना चाहूंगी। मेरा मानना है कि जेपीआरए अपनी सभी ज्ञात कमियों और कार्यान्वयन की चुनौतियों के बावजूद झारखंड में पंचायती राज के लिए एक आवश्यक कानूनी और संरचनात्मक आधार प्रदान करता है। ये 73वें संशोधन के जनादेश को पूरा करता है और पैसा के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों, जैसे आरक्षण और ग्राम सभा की भूमिका, भले ही वो सीमित रूप में हो, को शामिल करने का प्रयास करता है। इसे राज्य की प्रशासनिक, कानूनी और सामाजिक वास्तविकताओं के अनुरूप ढाला गया है। इसमें सुधार की, विशेषकर पैसा नियमों को सही भावना से और तत्काल लागू करने की निसंदेह बहुत आवश्यकता है। लेकिन ये स्थानीय स्वशासन की दिशा में एक आधार प्रदान करता है, जिसे मजबूत करने की जरूरत है, न कि पूरी तरह से खारिज करने की। मेरा निष्कर्ष इससे काफी अलग है। पैसा महज एक कानून नहीं था, ये अनुसूचित क्षेत्रों में सत्ता के समीकरणों को बदलने और आदिवासी समुदायों को वास्तविक स्वशासन सौंपने का एक क्रांतिकारी संवैधानिक वादा था, जिसमें ग्राम सभा को अभूतपूर्व शक्तियां दी गई थीं। जेपीआरए अपनी संरचना में, शक्तियों के आवंटन में, विशेषकर ग्राम सभा की शक्तियों को सीमित करने में, प्राकृतिक संसाधनों पर सामुदायिक नियंत्रण को कमजोर करने में और कार्यान्वयन के अपने दृष्टिकोण में पैसा की इस मूल और परिवर्तनकारी भावना को गंभीर रूप से कमजोर करता है और कई मायनों में तो निष्प्रभावी बना देता है।
लघु वनोपज पर स्वामित्व के बजाय प्रबंधन, खनन जैसे मुद्दों पर अनिवार्य परामर्श का अभाव, पारंपरिक स्वशासन प्रणालियों की निरंतर उपेक्षा, ये सब दर्शाते हैं कि जेपीआरए पेसा के संवैधानिक वादे को झारखंड की जमीन पर उतारने में अपर्याप्त और मैं कहूंगा असफल रहा है। राज्य में लगातार उठ रहे विवाद, आदिवासी समुदायों के विरोध प्रदर्शन और बार-बार होने वाले अदालती हस्तक्षेप इसी कड़वी सच्चाई की पुष्टि करते हैं। और झारखंड में पैसा का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना एक अत्यंत जटिल और अभी तक पूरी तरह से अनसुलझा मुद्दा बना हुआ है। यहाँ कोई आसान जवाब नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल। इन दोनों अधिनियमों के प्रावधानों की गहराई में जाना, उनकी अलग अलग व्याख्याओं को समझना और सबसे महत्वपूर्ण उनके जमीनी प्रभावों का विश्लेषण करना, ये सब स्थानीय स्वशासन, आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा, उनकी सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण और टिकाऊ संसाधन प्रबंधन से जुड़ी जो गहरी चुनौतियां हैं और संभावनाएं भी हैं, उनको उजागर करता है। निश्चित रूप से। और इन विभिन्न दृष्टिकोणों और तर्कों पर विचार करना ही इस जटिल विषय की एक संतुलित और सूक्ष्म समझ विकसित करने के लिए आवश्यक है। स्रोत सामग्री में इन मुद्दों पर और भी अधिक विस्तृत जानकारी और विश्लेषण उपलब्ध है, जो हमारे श्रोताओं को अपनी राय बनाने में और मदद कर सकता है। सपने हैं लहरे, मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़, ना रुक, ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान। पढ़ाई का जोश दिल में उम्मीदें जगाएंगे, आईएएस, आईपीएस, पीडीओ, सीआरटीएसपी हम बन के दिखाएंगे। है हमारे रास्तों में साथ युवा धूम कुड़िया कहा।